हैंडलिंग अ टफ पेपर। अगर कभी सीए इंटर एग्जामिनेशन में आप किसी एग्जाम में बैठे हो और कोई पेपर टफ आ जाए तो उस पेपर को कैसे हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से 3 घंटे में आप अपना मैक्सिमम दे सकते हो और पेपर को अच्छे से अच्छा कर सकते हो, ये मैं आपको आज के गुरु ज्ञान में सिखाऊंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पर इंस्टीट्यूट ना नॉलेज के साथ साथ आपके पेशेंस से खेलने की कोशिश करता है। वो आपको डराना चाहता है, आपको धमकाना चाहता है, आपको मायूस कर देना चाहता है एग्जाम हॉल में कि आप उस डर के कारण ही अपना पेपर खराब कर दो एंड आगे आने वाले सारे पेपर्स पर उसका इफेक्ट आने लग जाए। तो कभी भी अगर टफ पेपर एग्जाम में आ जाए तो उस टफ पेपर से कैसे डील किया जाए, ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन तो, सर क्या टफ पेपर आता है? टफ पेपर आता है? मैं बोलता हूं बिल्कुल। आप ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में देखोगे एट अ मिनिमम ग्रुप 1 का एक पेपर इंस्टीट्यूट टफ करेगा और ग्रुप 2 का एक पेपर इंस्टीट्यूट टफ करेगा। ये टफ करने का रीजन होता है ताकि इंस्टीट्यूट अपने रिजल्ट्स को कंट्रोल कर पाए जिस तरीके से वो रिजल्ट चाहता है। अगर इंस्टीट्यूट चाहता है कि मुझे 10% 12% रिजल्ट करने हैं तो वो 10 और 12% रिजल्ट तभी होगा जब एक पेपर ऐसा दिया जाए जहां पर जो मैक्सिमम बच्चे हैं जिन्होंने प्रॉपरली प्रिपरेशन नहीं की वो वहीं पर ठहर जाएंगे, वहीं पर रुक जाएंगे। तो टफ पेपर तो बिल्कुल आता है। मैं एट अ मिनिमम बोलता हूं एक ग्रुप 1 में पेपर बहुत अच्छा आएगा, एक ग्रुप 2 का पेपर बहुत अच्छा आएगा। ये दो पेपर संभाल लेंगे तो आप अपने 6 पेपर में निकाल लेंगे अपना एग्जाम, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला क्वेश्चन तो ये होता है बच्चों का। दूसरा क्वेश्चन, सर टफ पेपर बोलते किसको है, कैसे हमको पता चलेगा सर पेपर टफ है? देखो, पेपर टफ पता करने के लिए सबसे पहले पेपर हाथ में आने के बाद जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम होता है, आप सारे लोगों के चेहरा जब 15 मिनट्स के एंड में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मायूसी का माहौल है, मातम का माहौल है। यानी पेपर में कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं जो शायद अपने कंट्रोल के बाहर है, शायद उस 3 घंटे में बैठकर करना मुश्किल है। पेपर टफ होने का मतलब होता है या तो पेपर एक्सेसिव लेंदी है, मतलब पेपर में ऑलमोस्ट एवरी टाइप का चीज पूछ लिया, जो चीजें 7 मार्क्स 10 मार्क्स में आनी चाहिए थी उनको 5 5 मार्क्स में पूछ लिया। वो पेपर जो बहुत लेंदी होता है उसको मैं टफ पेपर बोलता हूं। या फिर मैं बोल सकता हूं जिस पेपर में अनएक्सपेक्टेड एरिया से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हैं वो पेपर टफ है। अनएक्सपेक्टेड एरिया मतलब जनरली अगर मैं 5 टर्म 6 टर्म का पेपर देखकर जाता हूं तो मुझे पता है कि इस तरीके से इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। किसी टर्म में अगर उस ट्रेंड को वो तोड़ दे और वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जो आज तक उसने नहीं पूछे हैं, ऐसी ऐसी एरिया को टच करना शुरू कर दे जो आज तक उसने एग्जाम में टच नहीं की है, तो पेपर अपने आप टफ हो जाता है, पेपर अपने आप अबव एवरेज हो जाता है। ऐसे पेपर को टैकल करने का तरीका क्या होना चाहिए, यही मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर गुरु ज्ञान में डिस्कस करना चाहता हूं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में, आज मेरे को पढ़ाते पढ़ाते 10 साल हो गए हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह देखा है कि अगर पेपर टफ होता है ना, टफ टफ का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपल बेसिस पे बोलूं तो दो क्वेश्चन 14 × 2 28 को टाइट कर दे वो। एक तो आपके पास छोड़ने का चॉइस होता ही है बट वो एक और क्वेश्चन टाइट कर दिया है, तो मतलब एक क्वेश्चन चॉइस में छोड़ोगे और एक 14 मार्क का ऐसा क्वेश्चन है जिसको करते समय आपका दिमाग एकदम एकदम आपका दिमाग हिल जाएगा और वो 3 घंटे में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने अगर बैठ गए तो हो सकता है पेपर दूसरा खराब हो जाए। प्लस आजकल मैं बोलूंगा एमसीक्यूज में एक या दो केस स्टडी, 1 और 2 केसेस वो ऐसे दे देंगे जिनको पढ़ के प्रॉपरली सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए बच्चे के लिए, बहुत डिफिकल्ट हो जाए बच्चे के लिए। यानी अराउंड मैं बोल सकता हूं 40 मार्क्स का पेपर ऊल झूल आया है, इधर उधर से आया है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, या ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनको सॉल्व करने बैठेंगे तो सारा टाइम चला जाएगा। अगर मैं इन 40 को हटा भी दूं तो मेरे पास अभी भी पेपर में 120 मार्क का पेपर आता है, नॉर्मली 118 120, उसमें अगर 40 हटा दूं तो 60 70 मार्क्स का पेपर अभी भी ऐसा है जिसको मैं प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर सकता हूं, जिसमें मैं बोल सकता हूं 4 क्वेश्चन 14 14 मार्क्स के हो गए, वहां पे 56, और एमसीक्यू में 14 15 मार्क्स या 14 16 मार्क्स ऐसा होगा जिसको अटेम्प्ट करना सही से अभी भी पॉसिबल है। आपको कभी भी ऐसा पेपर दिखाई देना, आप ना ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट करना ऑन व्हाट वी कैन डू एंड नॉट व्हाट वी कैनॉट। मतलब सबसे बड़ा मंत्र इस पेपर को सॉल्व करने का है, आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कीजिए जो चीजें आप कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है सर क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी एस वाला क्वेश्चन ऐसा है सर, तीनों तो ठीक है सर, क्वेश्चन तो टफ नहीं है, बट 3 में 2 मेरे को बहुत अच्छे से आता है, एक काम मन से बना के लिख सकते हैं, डू इट, करो इसको। 10 मार्क्स तो पक्का ही है, और 4 मार्क्स मन से बना के लिखेंगे, उसमें 2 मार्क्स 3 मार्क्स कुछ तो देगा वो। तो जो भी है, अपने को क्या करना है, अपने को ऐसे क्वेश्चंस खोजने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको इन पेपर्स में अच्छा करने में हेल्प करते हैं। हम लोग सिर्फ उन्हीं चीजों पे कंसंट्रेट करेंगे जो हमसे बन सकता है, हम उन चीजों पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे जो हमसे नहीं बन सकता। मान लो एक क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 5 में, कंसोलिडेशन 14 मार्क्स का, और तुमको पता है तुमसे ये नहीं बनेगा, तो चुपचाप उसको कट कर दो, उसको देखने का ही जरूरत नहीं है। दूसरे 2 क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या है ना, 7 मार्क के क्वेश्चन है, एक में एक आता है, एक में एक आता है, दोनों नहीं आता है, तो आपको अभी अच्छे से चूज करना है। वैसे एक क्वेश्चन चॉइस में छोड़ दिया तो सभी करना है, आप करना चालू कीजिए जितना आपसे हो रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए आपसे हो रहा है, आप 3 का ए कर दीजिए। सर बी अभी करने बैठेंगे टाइम लग जाएगा, 3 का बी का 2-3 पेज जगह छोड़ के आगे बढ़ जाइए, बाद में जब टाइम मिलेगा तो 3 का बी करने बैठ जाएंगे। यानी यहां पे तुमको यूज करना है कॉन्सेप्ट, जितना आता है उतना करते जाओ, जितना आता है उतना करते जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। मेरा पहला टारगेट होना चाहिए, मैं 40 मार्क्स बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊं। 40 मार्क्स अलग अलग जगह से चूज करके भी अगर मैंने 40 मार्क का पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, तो मन में एक ऐसा है कि चल चांस है मैं पास हो जाऊंगा, फेल नहीं होऊंगा। उसके बाद मेरे को टारगेट करना है 20 मार्क्स में और अच्छे से लिख सकूं। अगर मैंने 60 मार्क्स का पेपर अच्छे से लिख दिया ना, उसके बाद तो भगवान मेरे को फेल कोई नहीं कर सकता। इसके ऊपर जो भी मैं लिख रहा हूं वो मैं आपके आशीर्वाद से लिख पा रहा हूं आज, क्योंकि आज का पेपर लिखने लायक नहीं है, तो जो दोगे उसमें मैं खुश हूं। बस मेरे को ना ये इंश्योर करना है कि मैं 60 मार्क का पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकूं। तो पहला 40 मार्क्स जो तुम अटेम्प्ट करो और दूसरा 20 मार्क्स जो तुम अटेम्प्ट करो, सिर्फ इस पर फोकस करो, इसमें तुम कितना अच्छा लिख पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस राइट कर पा रहे हो। इस दिन एक्यूरेसी विल मैटर मोर देन, एक्यूरेसी मैटर्स मोर देन अटेम्प्ट। कोई बच्चा अगर 80-90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहा है और वो अच्छे से नहीं लिख रहा है, आधा अधूरा लिख के क्वेश्चन में आगे बढ़ रहा है, उसको बहुत मार्क्स कम मिलेंगे। और कोई बच्चा अगर 70-75 ही लिख रहा है, 70 मार्क्स ही करके आ रहा है, बट इतनी अच्छे से करके आ रहा है कि सारी वर्किंग सारी चीजें वो लिख कर आ रहा है, तो चांसेस है कि 70 में भी इस बच्चे को एग्जामिशन मिल जाए, 60 आ जाए। तो जब भी तुम्हारे सामने कोई टफ पेपर आ जाए, इस टफ पेपर को हैंडल करने का यही तरीका है। नंबर 1, जो आता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा, उनको पहले लिखूंगा, ट्राई करूंगा पहले 40 मार्क्स बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करूं, फिर नेक्स्ट 20 मार्क्स अगर और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊं, 60 मार्क्स अच्छे से अटेम्प्ट करते ही फेल तो कोई नहीं कर पाएगा। इसके ऊपर जो 5, 10, 15, 20, 25 मार्क्स में अटेम्प्ट करूंगा, मैं कर दूंगा, ताकि मेरे को कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाए और मेरा टोटल अच्छा एग्जामिशन का पहुंच जाए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब पेपर टफ होता है ना, टफ, तो इंस्टीट्यूट की चेकिंग का लेवल थोड़ा सा लीनियंट कर दिया जाता है, यानी वहां पर बेकार चीजों के लिए मार्क्स नहीं काटे जाते हैं। मैं आपको जैन 26 टर्म का ही एग्जांपल देता हूं। अगर जैन 26 एग्जाम के बाद बच्चों का फीडबैक देखोगे, बच्चों का फीडबैक, सर एडवांस अकाउंट्स का पेपर गजब गया सर, गजब, मतलब इतना तक अच्छा गया कि सर आपने जो बोला वही एग्जाम में आया, तो ये पेपर तो सर गजब गया। बट सर टैक्सेशन का पेपर बहुत खराब गया, बहुत खराब सर, इतना टेढ़ा पेपर बनाया सर, एग्जाम में क्या लिखे कैसे लिखे समझ में ही नहीं आया। पता है जब इंस्टीट्यूट ने मार्क्स दिया ना, हर बच्चे ने मेरे को बोला सर अकाउंट्स में जितना सोचा था उससे 10 कम दिया है इंस्टीट्यूट, और टैक्स में जितना सोचा था उससे 10 से 15 ज्यादा मार्क्स दिया है इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो पेपर टफ था। तो बच्चों ने जब मार्क्स अपना काउंट किया था बेसिक प्रूडेंस लगाकर, इंस्टीट्यूट ने बोला ठीक है तुम 6 में 4 सोचे थे, हम 6 में 6 देंगे, क्योंकि तुमने इतना जो लिखा है वो भी बहुत अच्छा है। बट जब पेपर इजी होता है ना, तो इंस्टीट्यूट बोलता है यार सिर्फ इतना लिखने से कैसे चलेगा, तुमको सारी वर्किंग्स करके देनी चाहिए थी, तुमने नहीं की, मैं तो मार्क्स काटूंगा। तो जब भी पेपर टफ आता है ना, उसकी मार्किंग स्कीम भी इजी होती है, जब भी पेपर इजी आता है ना, उसकी मार्किंग स्कीम भी टफ होती है। इसके कारण बहुत बार मार्क्स जो आप सोचते हो वो आपको एग्जाम के फाइनल रिजल्ट में दिखाई नहीं देता है। और एक बात ध्यान रखना हमेशा, ये बात बोल रहा हूं ऐसा जैसे अगर आप किसी की बात मानते हो, मान लो बड़े भाई की बात, पापा की बात, जिसकी भी बात आप मानते हो, आप मान लेना अविनाश भैया मेरे वही है। तो अगर आप अविनाश भैया की ये बात मानते हो तो ये चीज सुन लेना,
चाहे कितना भी टफ पेपर आया हो। मान लो एडवांस अकाउंट्स बहुत टफ आया था, मैंने सोचा था 80 आएगा बट मेरा अब 60 ही आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा लॉ और टैक्स का प्रिपरेशन पे। मैं आऊंगा इमीडिएटली लॉ पढ़ने बैठ जाऊंगा, क्योंकि अगर मेरा अकाउंट्स में 10-20 मार्क्स कम आ रहा है तो मैं ट्राई करूंगा लॉ और टैक्स में 10-10 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करने का। क्योंकि अकाउंट्स टफ आ गया, लॉ और टैक्स नॉर्मल आएगा, अगर मैं थोड़ा 1.5 दिन अच्छे से मेहनत कर लूं तो शायद इन पेपर में मैं एक्स्ट्रा स्कोर कर पाऊंगा। तो कभी भी कोई एक पेपर टफ आने के कारण खराब चला जाए ना मेरे बच्चे, उसका इफेक्ट प्लीज नेक्स्ट पेपर में मत आने देना, ये मेरी बात मान लेना। दिस विल चेंज द कोर्स ऑफ योर एग्जामिनेशन, दिस विल चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ। ये चीज बहुत जरूरी है बच्चों को सिखाना, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन में पढ़ाई करने से नहीं डरते हैं, वो डरते हैं पेपर टफ आने से, एंड टफ आने के बाद उनका जो रवैया होता है एग्जाम को लेकर वो पूरा चेंज हो जाता है।